या अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? सब लोग ठीक ठाक हैं? चलें जी, शुरू करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो सीपीयू के बारे में पढ़ा था, सीपीयू के बेसिक कंपोनेंट्स। और मैंने आपको 3 मेन कंपोनेंट्स के बारे में अभी मैंने बताया था, लेकिन इसके अलावा सीपीयू में और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो सपोर्टिव हैं, डेटा प्रोसेसिंग के अंदर सीपीयू को हेल्प करते हैं। अच्छा, 1 मिनट वेट कीजिएगा, अजान हो रही है। अच्छा जी, शुरू करते हैं। ALU, CU और रजिस्टर्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा भी कंप्यूटर के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर के सीपीयू में कंपोनेंट्स होते हैं। सिस्टम बस, a system bus refers to an information highway within the CPU that forms a communication system for transferring data between computer components। तो सिस्टम बसेस जो होती हैं, बस अभी यहाँ पे सिर्फ बस की बात हो रही है। बस तो उसे कहेंगे, ये वायर्स होती हैं। स्पेसिफिकली ये फिजिकली क्या चीज़ है, ये वायर्स होती हैं। इसको यहाँ पे टर्म बोली गई है इंफॉर्मेशन हाईवे, यानी ये ऐसी वायर्स हैं जो इंफॉर्मेशन को लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं। तो ये विद इन द सीपीयू भी होती हैं और आउटसाइड द सीपीयू भी होती हैं। कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर भी लगी हुई होती हैं। तो इन्हें सिस्टम बसेस, जो जितनी भी इस तरह की वायर्स होंगी उन्हें बसेस कहेंगे। और जो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर जो होती हैं वायर्स, जो कि डेटा को सीपीयू के कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेट लेकर जाती हैं और फिर सीपीयू से बाहर लेकर आती हैं, उन्हें बोलते हैं हम सिस्टम बसेस। ठीक है जी।
ए बस कंप्राइजेस बंडल ऑफ टाइनी वायर्स। ये वो बात बता दी जो मैंने आपको बोला था कि इंफॉर्मेशन हाईवे असल में क्या है, ये टाइनी वायर्स हैं, छोटी छोटी वायर्स हैं बहुत सारी, दैट कैरीज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो जो बसेस हैं इनका काम कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना, ठीक है। और जो स्पेसिफिकली सीपीयू के अंदर होंगी उन्हें हम सिस्टम बसेस बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, अच्छा ये सीपीयू के अंदर नहीं होती, ठीक है, ये ज़हन में रख लेना। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू। जी मोहम्मद शाहजेब। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ऊपर से एक छोटा सा पैराग्राफ है, सबको कंफ्यूज कर रहा है, वो थोड़ा बता दें। बताएं, पूछें। रजिस्टर का जो हेडिंग है बिल्कुल उससे नीचे छोटा सा पैराग्राफ है, कर रह गया था। रजिस्टर्स आर स्पेशल मेमोरी, ये सर ऊपर जो है ऊपर, सर ऊपर, हाँ सर ये वाला पैराग्राफ ये मैं मॉडर्न बताता हूँ, ये बेस नहीं में है। अभी मैंने पढ़ाया, ये टॉपिक है मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी कोर प्रोसेसिंग क्या होती है, ये मैं पढ़ाता हूँ। पहले सीपीयू वाला कंपोनेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, सिस्टम बसेस के बाद अब है रैम। अब जहन में रखना कि रैम जो है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू। तो पहला हम ये देखें, इस जो है पैराग्राफ में रैम के बारे में बताया। पहले रैम को समझ लेते हैं कि रैम जो है वो क्या है और कैसे काम करती है। अभी एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा, उससे बात क्लियर हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि रैम जो है सीपीयू को डेटा प्रोसेस करने में सपोर्टिव रोल अदा करती है, यानी ये डेटा को जो है प्रोसेस करने में सीपीयू की हेल्प करती है, ठीक है जी। जस्ट मिनट, मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, एक डायग्राम से समझाऊंगा कि रैम जो है वो किस तरह से काम करती है, इसका एक्चुअल क्या पर्पस है। तो इनपुट डिवाइसेस से डेटा जो है वो सीपीयू तक जब जाता है तो वो पहले रैम में जाता है और फिर सीपीयू तक पहुंचता है। ये सीपीयू है, इसके अंदर वो एएलयू भी है, रजिस्टर्स भी हैं और सीयू भी है, कंट्रोल यूनिट भी। जो भी हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, अच्छा रजिस्टर्स बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। 32 बिट रजिस्टर्स होते हैं, एक रजिस्टर में 32 बिट्स आ सकती हैं। बिट किसे कहते हैं? जीरो को बिट कहते हैं, जीरो या वन। कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर होता है या जीरो की शक्ल में, जीरो वन की शक्ल में होता है, तो एक जीरो को या एक वन को हम क्या कहेंगे? बिट, ठीक है जी। तो आमतौर पर रजिस्टर्स कंप्यूटर के अंदर बहुत थोड़े 20, 22, 24 रजिस्टर्स होते हैं। तो रजिस्टर्स में डेटा को लाके रखा जाता है जिसको प्रोसेस करना हो। तो रजिस्टर्स में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं आ सकता। तो फिर जो भी हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, हम तो बहुत सारा डेटा दे दिया हमने सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए, वो डेटा सारा कहाँ आ जाएगा? रैम में, डेटा भी और इंस्ट्रक्शंस भी। अच्छा, वहां से एक एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगी और इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डेटा भी आएगा और फिर रजिस्टर से प्रोसेस होकर सीपीयू उसको प्रोसेस कर देगा, दोबारा फिर रैम में चला जाएगा। फायदा वही है इसका कि अब हम कंप्यूटर को काफी ज्यादा डेटा एक ही वक्त में दे सकते हैं कि इसको करो प्रोसेस। तो वो डाटा थोड़ा थोड़ा करके फिर जो हम डाटा देंगे वो आ जाएगा रैम में और रैम से सीपीयू के अंदर आता जाएगा और सीपीयू उसको प्रोसेस कर करके भेजता जाएगा। सीपीयू इतना फास्ट प्रोसेस कर सकता है कि एक सेकंड के अंदर बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन करेगा वन बाय वन, एक एक करके, ठीक है जी। तो अब सीपीयू को कोई ऐसी मेमोरी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा मिकदार में हो और फास्ट भी हो, जो जल्दी जल्दी से सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती रहे और सीपीयू उसको प्रोसेस करके दोबारा देता जाए। तो वो मेमोरी जो है ना वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है जी। असेंशियल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं और इसको हम
जो है एक इसका प्रॉब्लम है कि जब तक कंप्यूटर चलता रहेगा रैम के अंदर डेटा इंस्ट्रक्शंस सेव रहेंगी। जैसे ही कंप्यूटर आपने ऑफ किया, कंप्यूटर को पावर मिलना बंद हो गई, तो साथ ही रैम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारी की सारी या जो भी डेटा है वो सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। मेरा ख्याल है अब रैम का पता चल गया होगा। देखते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ मेमोरी दैट इज डायरेक्टली अवेलेबल टू सीपीयू, टू प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा होना चाहिए था। एंड हेंस इज क्विक टू एक्सेस, और बड़ी क्विक होती है, क्विकली ये ऐसे मटेरियल से बनाई गई होती है जिसमें डेटा बड़ी तेजी से आके स्टोर भी हो जाए और बड़ी तेजी से उसको आगे सेंड भी किया जा सके। रैम होल्ड्स द डेटा एंड प्रोग्राम्स। मैं बार बार वर्ड बोलता रहा हूं, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं। तो इसके अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं। कौन सी डेटा, कौन सा डेटा और इंस्ट्रक्शन? जिनको अभी कंप्यूटर ने जो है प्रोसेस करना है, यानी जिसको अभी अभी प्रोसेस कर रहा है पहले, तो वो डेटा या इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी और सीपीयू उसको क्या करता जाएगा? प्रोसेस करता जाएगा। अच्छा जी, अभी जरा थोड़ा सा वेट करें, ये मैं टॉपिक पहले कंप्लीट करवा दूं, फिर आपके क्वेश्चंस लेता हूं। रैम इन माइक्रो कंप्यूटर इज वॉलेटाइल। मैंने पहले भी आपको बता दिया, रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है, विच मीन्स दैट कंटेंट्स ऑफ रैम आर इरेज्ड व्हेन कंप्यूटर्स पावर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही कंप्यूटर को बंद करते हैं, रैम जो है ना वो, उसका डेटा जो है वो लॉस हो जाता है। वॉलेटाइल उस चीज को कहते हैं जो नॉर्मल सिचुएशन में अपनी हालत को बरकरार ना रख सके। वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जैसे पेट्रोल है, स्पिरिट है, ये वॉलेटाइल सब्सटेंस। पेट्रोल किसी चीज़ में, गाड़ी की जो है वो टैंक में, मोटरसाइकिल की जो टंकी है उसमें डाला, तो जल्दी से ढक्कन बंद कर लेते हैं ताकि वो जो है वेपर्स बन के जो है वो पेट्रोल जो है वो उड़ ना जाए। ठीक है जी। तो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल सिचुएशन में, हाँ जब उसको क्लोज कर देंगे तो फिर वो जो है वो वेपोरेट नहीं होगा। ठीक है जी। तो इसी तरह ये, इसको भी वॉलेटाइल इसलिए कहते हैं कि इसको भी एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए कि करंट जब तक मिलता जाएगा इसके अंदर डेटा सेव रहेगा। जैसे इसको करंट मिलना बंद हो जाएगा, यानी पावर ऑफ होगी, तो साथ ही इसके अंदर जो भी डेटा है, इंस्ट्रक्शंस है, वो सारी की सारी इरेज हो जाएंगी। इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसके लिए एक और वर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्टिव मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की एक्टिव मेमोरी है। एक्टिव एक्टिव मेमोरी यानी इस मेमोरी में वो डेटा रखा जाता है, वो इंस्ट्रक्शंस रखी जाती हैं जिनके ऊपर कंप्यूटर इस वक्त काम कर रहा होता है। ठीक है जी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्टिव मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी। बी केयरफुल नॉट टू कंफ्यूज रैम विद रोम। अब हम एक और चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अच्छा, जहन में रखना है, रीड ओनली मेमोरी वो है जिस पर से डेटा हम रीड तो कर सकते हैं, जिसमें डेटा है हम रीड कर सकते हैं, ना उस पर नया डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। ना इसके डेटा को डिलीट कर सकते हैं और ना इसके डेटा को हम चेंज कर सकते हैं। ये तीनों काम नहीं कर सकते, राइट भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते और चेंज भी नहीं कर सकते। सिर्फ डेटा को हम क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी देखते हैं जी नेक्स्ट। कोई भी जब रीड ओनली मेमोरी का जो जब आ जाए नाम रोम, तो बस आपने समझना है कि ऐसी मेमोरी जिसका डेटा सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, जिस कंपनी ने वो रोम बनाई होती है, रीड ओनली मेमोरी बनाई होती है, वो कंपनी उस पर डेटा या इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो सेव कर देती है, स्टोर कर देती है, और हम उसको जस्ट क्या कर सकते हैं, फिर यूज कर सकते हैं, यानी रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो हर कंप्यूटर में एक रोम जरूर मौजूद होती है, वो खास किस्म की रोम है, हर कंप्यूटर में होती है।
इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक रोम जरूर होगी हर कंप्यूटर के अंदर, और ये स्पेशल किस्म की रोम है, और इसको कहते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या बायोस रोम आप कह लें। ठीक है जी, हर कंप्यूटर में ये जरूर होगी। ROM is a memory chip into which fixed programs are written permanently at the time of computer's manufacture. जब कंप्यूटर बनाया जाता है तो कंप्यूटर के अंदर एक रोम लगा दी जाती है, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो सेव कर दी जाती हैं, बस वो एक दफ़ा उसके अंदर जो है फिक्स जो है राइट कर दी जाती है उस रोम के ऊपर। When you switched on a PC, you may see a reference to BIOS, which is part of ROM chip containing all program needed to control hardware, for example the keyboard, screen and disk drive। तो मैं थोड़ा सा इसको ज़रा सिंपल वर्डिंग में ये बात बताता हूँ। हमारे कंप्यूटर के अंदर एक स्पेशल रोम होती है, उसका नाम है बायोस रोम, वो हर कंप्यूटर में होती है। उसके अंदर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जिसकी ज़रूरत कब पड़ती है कंप्यूटर को, जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, हम कंप्यूटर को अभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही ऑन करते हैं तो बायोस रोम में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर सबसे पहले उनको रीड करता है। रीड करके और कंप्यूटर जो है ना आपके कंप्यूटर की विंडो चला देता है, यानी विंडो का प्रोग्राम को रन कर देता है और कंप्यूटर को एक स्टेबल फॉर्म में ले आता है जिस पे अब आप कंप्यूटर से काम ले सकते हैं। यानी कंप्यूटर की बेसिक जो आप कह सकते हैं स्टार्टिंग प्रोसेस के अंदर जो बेसिक टास्क कंप्यूटर ने परफॉर्म करने होते हैं, वो असल में उसकी इंस्ट्रक्शंस कहाँ लिखी हुई होती हैं, बायोस के अंदर। ठीक है जी, क्लियर। बायोस स्पेशल किस्म की रोम है, और ये कंप्यूटर को स्टार्टिंग प्रोसेस के अंदर कंप्यूटर ने क्या क्या काम करना है ये वो इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखी हुई होती हैं, और कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है, काम करना होता है, वो परफॉर्म कर लेता है। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा, अभी क्वेश्चन ले लेते हैं रैम और रोम के हवाले से, कुछ क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो तो आपको पूछें। जी, सर ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर ये इनपुट है, ये डायरेक्टली रैम में क्यों जा रही है? डायरेक्ट सीपीयू में चली जाए, इस तरह और ज़्यादा फास्ट नहीं हो जाएगा प्रोसेस? हाँ। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि डायरेक्टली अवेलेबल का क्या मतलब है? देखिए, दो रीजंस हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, वो अपनी शॉप पे कोई चीज़ें बेच रही है, तो लेकिन वो चीज़ें जो बेच रही है ना शॉप पे, वो उन्हें कंटेनर्स में आती हैं। तो हमारा सवाल ये है कि भाई ये जब भी इनके पास जो चीज़ें बेचने के लिए जो माल आता है इनके पास, ये उसको गोदाम में क्यों रख लेते हैं, डायरेक्ट शॉप पे क्यों नहीं ले जाते? क्यों जी सामा? या सर वो ज़्यादा होता है? वो ज़्यादा होता है, इसीलिए सर वो हम भी ज़्यादा जब होता है। कंप्यूटर को काम देते हैं तो हमने ये नहीं देखना होता कि कंप्यूटर को हम थोड़ा थोड़ा करके डेटा दें। हम तो अपना काम देते हैं कि ये काम करो भाई, ठीक है ना। यूज़र जो है इस चीज़ के बारे में यस। बॉदर नहीं करता। यूज़र तो हम एक वक्त में, अब तो कंप्यूटर से हम मल्टीपल काम ले रहे होते हैं एक ही वक्त में, कितना सारा डेटा, इंटरनेट भी चल रहा होता है, इंटरनेट से कोई फाइल भी डाउनलोड हो रही होती है, साथ में हम कंप्यूटर को कहते हैं ये डाटा है, इसका साइज चेंज कर दो, इसका कलर भी चेंज कर दो, काफ़ी सारे काम कंप्यूटर को एक ही वक्त में दे देते हैं। ठीक है, तो लेकिन तो सीपीयू सर रजिस्टर का साइज हम नहीं बढ़ा सकते? जी जी, हम रजिस्टर का साइज बढ़ा रहे हैं रैम की बजाय। रजिस्टर्स का साइज बढ़ा दें तो वो फिर कंप्यूटर का सीपीयू बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्विक भी हो जाएगा ना? नहीं तो लोग जब खरीदेंगे ही नहीं कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर बनाने वाले इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि चीज़ अफोर्डेबल रहे। कहीं ऐसा ना हो कि कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट हम लगा दें और वो असेंशियल कंपोनेंट हो और जिससे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वो आम लोगों के लिए खरीदने के काबिल ही ना रहे। कंप्यूटर के पॉपुलर होने की वजूहात में से सबसे एक अहम वजह यह है कि कंप्यूटर की प्राइस जो है आम आदमी की रेंज में आ गई, इसलिए कंप्यूटर ज़्यादा पॉपुलर हुआ। कंप्यूटर बहुत भी अच्छा होता, लेकिन वो इतना, उसकी प्राइस जो है वो आम लोगों के लिए खरीदने के काबिल अगर ना होती तो कंप्यूटर ने पॉपुलर नहीं होना था। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं बात को? जी उसामा, आपका जो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा।
जी, और कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करना चाहे? अच्छा जी, उमैर अतीक, बाकी भी दोनों के क्वेश्चन लेता हूँ, दुआ, फातिमा, उस्मान, यामीन, बेटा आपके भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ। सर मैंने पूछना था कि सुपर कंप्यूटर में रैम नहीं होती फिर? नहीं सुपर होती, कंप्यूटर तो एक्सपेंसिव होते हैं ना? बहुत रैम होती है उसमें, बहुत मतलब आला किस्म की, बल्कि उसके अंदर रैम ही बहुत हाई क्वालिटी लगाते हैं, बहुत फास्ट। तो सर अगर उसमें रैम ना लगाई जाए, उसमें रजिस्टर बढ़ा दिए जाए, तो वो तो पहले भी एक्सपेंसिव है, मगर वो ज्यादा क्विक हो जाएगा, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, उसमें रजिस्टर्स भी लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी रैम की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा को हैंडल करना होता है उसमें। ओके मतलब उसके अंदर सीपीयू भी ऐसे बनाए जाते हैं कि जिसके अंदर रजिस्टर्स का साइज आम कंप्यूटर के रजिस्टर साइज से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी, और लेकिन फिर भी रैम लगाई जाती है। ओके सर। जी, दुआ फातिमा, जी बेटा आप क्वेश्चन यस पूछिए। सर। सर मुझे पूछना था, आपने कहा कि इनपुट जो हम देते हैं वो रैम में जाता है, रैम से सीपीयू में जाता है प्रोसेसिंग के लिए। तो सीपीयू में प्रोसेसिंग के बाद कहाँ पे स्टोर होता है, फिर जहाँ से हम? दोबारा रैम में आ जाता है, सीपीयू प्रोसेस होकर फिर दोबारा रैम में आ जाता है। अगर आप डायग्राम को देखें तो मैंने ऊपर की तरफ एक एरो भी बनाया हुआ है, ये वाला, कि प्रोसेस होने के बाद फिर रैम में आता है और रैम से फिर वो आउटपुट डिवाइस की तरफ चला जाता है या स्टोरेज, ठीक तो है। सर जो पीछे एक डायग्राम थी 1.1 के इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में, हाँ जी, उसमें इनपुट सीपीयू में जाता है, फिर स्टोरेज में, बस ये और थोड़ी सी बात फिर समझ लेना आउटपुट। कि वो तो एक आपको समझाने के लिए पहली बात थी कि शुरू शुरू में मतलब इतना डिटेल उसमें कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया, तो उसमें ये देखें, इधर देखें, जिसको सीपीयू कहा गया है वो ये है, उस डिवाइस डायग्राम के मुताबिक, उस ये मतलब यस सीपीयू एंड द डिवाइस विच इज सपोर्टिंग द सीपीयू, ठीक है, यस क्लियर। यस सर, थैंक यू। उस्मान यामी, उस्मान, जी ठीक है। उमर अतीक आपका तो हो गया ना सर क्वेश्चन। रैम में वायरस भी आ सकता है? रैम में वायरस भी आ सकता है। रैम में मतलब वायरस तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होती है, वायरस कोई कोई फिजिकल चीज नहीं होती। वायरस इज अ बैड कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, तो सर फिर वो भी हमारा डाटा भी डिलीट हो जाएगा फिर? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। मेमोरी रेजिडेंट वायरसेस भी होते हैं जो रैम के अंदर ही बैठे रहते हैं, कुछ तो सिर्फ कंप्यूटर की वर्किंग को स्लो कर देते हैं, ठीक है जी, और कुछ डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वायरस एक जनरल टर्म है, वायरस भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है जो कंप्यूटर को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देने की बजाय गलत इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, ऐसे काम कंप्यूटर को करने के लिए कहता है विच आर अनडिजायरेबल, यानी जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, वायरस ये काम करता है, ठीक है जी। उमैर अतीक, आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? ये सर मैं पूछना चाहता था कि हार्ड ड्राइव जो सी होती है और उसमें और रोम में कोई फर्क है? कंप्यूटर के पीछे हार्ड ड्राइव लगी होती है ना, बिल्कुल तो हम बिल्कुल अक्सर कहते फर्क हैं तो रैम रोम है। इतनी है इसकी। देखिए पहली बात समझें कि रोम का लफ्जी मतलब है एक ऐसी मेमोरी जिसमें से डेटा सिर्फ रीड किया जा सके, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। मगर सर और हम जब मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल हाँ, के अब ऊपर लिखा होता मोबाइल है की कि मुझे इस। पता है आपने यही क्वेश्चन करना था कि मोबाइल में तो रोम में डेटा हम स्टोर भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो मोबाइल के अंदर जो रोम लगी होती है वो स्पेशल किस्म की रोम है, उसे कहते हैं ई प्रोम। ई प्रोम है, रोम ही है, लेकिन स्पेशल किस्म की रोम है। ऐसी रोम को कहते हैं ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी रोम होती है जिसको स्पेशल इक्विपमेंट के जरिए से, स्पेशल जो है इक्विपमेंट को यूज करते हुए जिसके डेटा को इरेज भी किया जा सकता है और नया डेटा भी उसमें स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। ओके सर। लेकिन कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव जो है वो बिल्कुल रोम से अलग है, वो रोम नहीं होती, वो रीड राइट मेमोरी होती है। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी होती है।
और कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव जो है वो रीड राइट मेमोरी होती है। ठीक है जी, यस सर। चलो आगे चलते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैशे मेमोरी। चलो कैशे मेमोरी और मदरबोर्ड को शुरू करने से पहले मैं ये वाला टॉपिक पहले बता दूं जो आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा था और ये भी पढ़ाया भी नहीं था। अब तकरीबन हमने सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। वैसे अभी ये कैशे मेमोरी भी एक आएगी, ये वाली जो कैशे मेमोरी है ना ये सीपीयू के अंदर ही होती है, प्रोसेसर कैशे, बाकी कोई भी सीपीयू के अंदर नहीं होगी, लेकिन ये वाली सीपीयू के अंदर ही होती है। तो इसको अभी पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझा दूं कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है और मल्टी कोर प्रोसेसिंग। वैसे मल्टी प्रोसेसिंग आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा सीपीयू काम कर रहे हो, वजह वही है कि कंप्यूटर ज़रा हम चाहते हैं ज़्यादा फास्ट काम करे। इफ मोर देन वन सीपीयूज, ठीक है जी, आर वर्किंग टुगेदर इन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के अंदर मोर देन वन सीपीयू काम कर रहे हो ताकि कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट काम करे, तो इस चीज़ को, इस अमल को हम कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसिंग। लेकिन आजकल एक नई टर्म आ गई, इसे मल्टी प्रोसेसिंग भी कह देते हैं, इसे पैरेलल प्रोसेसिंग भी कह देते हैं। आजकल एक नई टर्म आ गई है जी, मल्टी कोर प्रोसेसर। अच्छा, ये एक प्रोसेस है, मल्टी प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है। इफ टू और मोर CPUs are working together in a computer, this is known as, this type of processing is known as multiprocessing या parallel processing। अब एक प्रोसेसर की बात हो रही है, ऐसा प्रोसेसर जो फिजिकली एक हो। Some microprocessor contain multiple CPUs on a single chip, कि फिजिकली एक ही चिप है लेकिन उसके अंदर दो CPUs लगे हुए, यानी चिप एक ही है फिजिकली, एंड इट कंटेन्स 2 CPU, 3, 4, 5, मतलब इसके अंदर मल्टीपल CPUs लगे हों। तो ऐसे प्रोसेसर को हम कहेंगे मल्टी कोर प्रोसेसर। इसकी एक मिसाल ये ली जा सकती है, एग विद 2 योक्स। एग विद 2 योक्स, उसमें 2 योक्स हैं, जर्दियां हैं 2। इसी तरह एक मल्टी कोर प्रोसेसर जो है वो फिजिकली एक चिप है, लेकिन उसके अंदर प्रोसेसर जो है, सॉरी सीपीयूज जो है वो एक से ज्यादा लगे हुए हैं। जिस तरह आजकल आपने अक्सर ये लफ्ज सुना होगा, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर। ऑक्टा कोर का मतलब कि फिजिकली ये एक प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ऑक्टा कोर प्रोसेसर का मतलब है कि वो फिजिकली तो एक ही एक चिप है, लेकिन उसके अंदर 8 सीपीयूज लगे हुए हैं एक ही चिप के अंदर। डेका कोर 10 चिप्स, 10 सीपीयू लगे हुए हैं एक ही चिप के अंदर। डुअल कोर 2 सीपीयूज लगे हुए हैं, ठीक है जी। क्वाड कोर, उसका मतलब है उसमें 4 सीपीयूज लगे हुए हैं एक ही चिप के अंदर। जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे मैं? अच्छा चलो एंड पे फिर पूछिएगा। नहीं जी, मल्टी कोर प्रोसेसर के बारे में भी पता चल गया। ये तो मल्टी कोर प्रोसेसर की बात हो रही है और ये मल्टी प्रोसेसिंग की बात हो रही है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। सिस्टम बस के बारे में भी पढ़ लिया, रैम के बारे में भी पढ़ लिया। अगला टॉपिक देखते हैं अब, कैशे मेमोरी। इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कैशे मेमोरी। अच्छा, कैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैशिंग involves storing recently used information so that it can be quickly accessed at a later time। इस अमल को कहते हैं कैशिंग। मिसाल के तौर पर मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और मेरे ऑफिस में मेरा एक असिस्टेंट है, तो मैं उसे कहता हूं कि यार ये वाली फाइल लेकर आओ। अच्छा, वो दूसरा रूम है जहां वो फाइल्स वगैरह पड़ी है, तो मैं उसे कहता हूँ वो ज़रा फाइल लेकर आओ, फलां फाइल लेकर आओ। से मैं उसको फाइल नंबर 229 लेकर आओ। वो लेकर आता है, मैं फाइल को देखता हूँ और फिर उसको
साइन करके, फिर मैं उसे कहता हूँ अच्छा यार ये फाइल वहाँ पे रख दो जाके, या जो भी है उसमें साइन नहीं किया, उसमें जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो मैंने उसमें देखी, और जो भी मैंने काम करना था वो मैंने किया, उसको कहा ये लो फाइल रखो। फिर मैं उसे थोड़ी देर बाद कहता हूँ यार फाइल नंबर 229 फिर लेकर आओ, फिर मैं उसे कहता हूँ फाइल 231 लेकर आओ, और फिर कहता हूँ फाइल 229। अब उसे पता चल गया कि फाइल 229 की अक्सर जरूरत पड़ती रहती है, वो फाइल 229 अपने पास ही रख लेता है। और एक और काम करता है, एक तो वो 229 उसने अपने पास रख ली क्योंकि उसे पता है ये फाइल बहुत ज्यादा इसकी अक्सर जरूरत पड़ती है। दूसरी बात यह कि अभी उससे मैंने फाइल मंगवाई 231, वो भी उसने अपने पास रख ली, हालांकि उसकी अक्सर जरूरत नहीं पड़ती। वो जो रिसेंटली वो कहता है कि जब सर मुझसे नेक्स्ट कोई फाइल मंगवाएंगे ना, मैं ये वाली रखाऊंगा 231, अगर तो दोबारा सर को 231 ही चाहिए हुई तो ये भी मैं दे दूंगा, ये भी मेरे पास ही है। तो ये दो चीजें मैंने अभी आपको बताई, एक है रिसेंटली, वो फाइल जो रिसेंटली यूज हो रही है, और एक वर्ड मैं यहां पे और लिख देता हूं, फ्रीक्वेंटली, वो फाइल जो फ्रीक्वेंटली मुझे चाहिए होती है। जो मुझे रिसेंटली मैंने उससे फाइल मंगवाई वो भी अपने पास रख लेता है काम के बाद, और जो जिस फाइल की वो समझता है कि ये मुझे बार बार जरूरत पड़ती वो भी अपने पास ही रखता है। और जब मैं उसे नेक्स्ट टाइम कहता हूं जरा फाइल 229 दे लें, वो दूसरे रूम में जाने की बजाय अपने पास से ही मुझे प्रोवाइड कर देता है। इस अमल को कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कैशिंग। फॉलो कर रहे हैं बात को? दिस प्रोसेस इज नोन एज कैशिंग। तो बस ये सारी जो मेमोरीज हैं, प्रोसेसर कैशे, मेमोरी कैशे, डिस्क कैशे या ब्राउजिंग कैशिंग, इसमें यही जो कह लें कि फिलॉसफी या यही जो है कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है प्रोसेसर कैशे। तो बस ध्यान में रख लेना चाहिए कि प्रोसेसर कैशे कोई ऐसी कैशे मेमोरी होगी जो कि कहाँ मौजूद होगी, जो सीपीयू के अंदर मौजूद हो। ठीक है, दिस इज एन इनक्रेडिबली स्मॉल कैशे दैट सिट्स आइदर डायरेक्टली विद इन द सीपीयू, यूजुअली विद इन द सीपीयू ही होती है, और जो सीपीयू के अंदर हो उसे कह देते हैं लेवल 1 कैशे। इसको ये भी प्रोसेसर कैशे है, लेकिन ये बिल्कुल सीपीयू के साथ ऐसे लगा दी जाती है, बिल्कुल करीब उसके, सीपीयू के अंदर नहीं होती। वो भी, उसको भी प्रोसेसर कैशे कहेंगे, लेकिन वो लेवल 2 प्रोसेसर कैशे है। Processor cache might contain tiny blocks of data such as frequently used instruction। इसमें कौन सी इंस्ट्रक्शंस रखी जाती हैं? फ्रीक्वेंटली, जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ सकती है। तो इसका भी थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दूं। एक दफा कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इंशाल्लाह बाकी बातें पता चल जाएगी। अच्छा, जो भी कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिस पे कंप्यूटर ने प्रोसेस करना होता है डाटा या इंस्ट्रक्शंस, वो रैम में आ जाती है, और रैम से फिर सीपीयू में एक एक करके वो डाटा और इंस्ट्रक्शन जाएंगी और प्रोसेस होके वापस आती जाएंगी। तो बस ये बहुत क्विकली ये सारा अमल होता रहेगा। ठीक है जी, प्रोसेस हुआ डाटा और वापस आता गया। अब रैम की सीपीयू को डाटा भेजने की स्पीड बहुत स्लो है। क्यों? रैम असल में एक्चुअली स्लो है किससे? रजिस्टर से। रजिस्टर्स बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी डिवाइसेस हैं, और रैम जो है इतनी हाई स्पीड नहीं। यानी देयर इज अ स्पीड मिसमैच बिटवीन रजिस्टर्स एंड सीपीयू। क्या करना चाहिए इसमें? इस वजह से प्रॉब्लम पता क्या होती है कि रैम से सीपीयू के पास अभी डाटा पहुंचता ही है, सीपीयू प्रोसेस करके भी वापस भेज देता है, और नेक्स्ट डाटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट करता रहता है। सीपीयू बहुत फास्ट काम करता है, तो हम कंप्यूटर की उस फास्ट स्पीड का या सीपीयू की फास्ट स्पीड का फायदा नहीं उठा पाते ड्यू टू कंपैरेटिवली स्लोअर स्पीड ऑफ रैम। यानी रैम से जो डेटा को स्पीड, जिस स्पीड से सीपीयू तक डेटा जाता है,
उसकी बजाय सीपीयू की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है डेटा को प्रोसेस करके जो है वो सेंड करने की। ये वेरी क्विकली एक्सेसिबल मेमोरी है, और ये ज़रा एज कंपेयर टू रजिस्टर ये लेस क्विकली एक्सेसिबल मेमोरी। क्या करना चाहिए आपके ख्याल में इस तरह के सिनारियो में? कौन बताएगा? जी, कौन बताएगा कि यहाँ क्या करना चाहिए जब रैम से सीपीयू तक डेटा आ रहा हो लेकिन कंपैरेटिवली स्लो स्पीड से आ रहा हो और सीपीयू बहुत तेज स्पीड से डेटा को प्रोसेस कर रहा हो? कोई आपके माइंड में आता है इसका सॉल्यूशन कोई? जी समरा, जी समरा आप बताएं आपके जहन में क्या सॉल्यूशन आ रहा है? अरमगान, अरमगान आप बताएं। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्या एसएसडी लगा देनी चाहिए? जी एसएसडी लगा देनी चाहिए? नहीं नहीं, अभी एसएसडी तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हम रैम तक ही हैं। सर बार बार रैम के पास जाने की बजाय कैशे मेमोरी को यूज किया जा सकता है। अच्छा सही, ठीक है ठीक है। नहीं वैसे है तो बात तो ऐसे ही है, कैशे मेमोरी को यूज किया जाए, लेकिन अभी तो कैशे मेमोरी का मैंने बताया ही नहीं आपको वो क्या है क्या नहीं है। वैसे है तो कैशे मेमोरी ही यूज होती है। अच्छा, आम हमारे जहन में ख्याल आता है कि क्यों ना हम रैम ही ऐसी बना लें, जैसे इस तरह की बात थोड़ी सी पहले भी हुई थी, रैम ही ऐसी बना लें जो इतनी ही फास्ट हो, इक्वली फास्ट हो जितने फास्ट रजिस्टर है। क्या ख्याल है? यानी उतनी ही स्पीड से रैम से डाटा यहां आए जितनी स्पीड से रजिस्टर से रैम तक से यहां पे आता है। क्या ख्याल है? फिर वही प्रॉब्लम होगा, अगर हम ऐसा कर लें तो फिर वही प्रॉब्लम होगा जो कि प्राइस बहुत बढ़ जाएगी, जो मैंने पहले आपको बोला। जी आप में से कोई? उसामा फयाज, आपके जहन में क्या सलूशन है? क्या यही है जो मैं कह रहा हूं? तो रैम बढ़ा दिया जाए या फिर हमको करीब से करीब तक कर दिया जाए सीपीयू के? नहीं, करीब तो होती है वैसे ही, रैम सीपीयू के करीब ही है, लेकिन फिर भी डाटा एक्सेस करने की, उससे पिक करने की एक स्पीड तो होती है ना जी। चलो बहरहाल मैं अब बताता हूँ आपको इसका हल। एहसन रियाज, एहसन रियाज आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी एहसन। सर सीपीयू की स्पीड थोड़ी कम कर दीजिए। कम कर Lock कर दीजिए? अच्छा नहीं यार ये हल नहीं, सीपीयू की कम नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी चलो अभी देखते हैं। चलो जी अभी ज़रा आगे चलते हैं। अब हमने ये टॉपिक ख़त्म करना है, आगे मदरबोर्ड ये कम से कम प्रोसेसिंग डिवाइस का आज ख़त्म करें। अच्छा, करना क्या होता है कि अगर तो हम रैम की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा दें तो रैम विल बी वेरी मच एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। जिस मटेरियल से वो रैम बनेगी वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो होता क्या है कि या तो सीपीयू के अंदर ही एक और मेमोरी लगा दी जाती है, सॉरी यहाँ सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर से पहले एक और मेमोरी लगा दी जाती है, उसको प्रोसेसर कैशे कहते हैं, और वो लेवल 1 प्रोसेसर कैशे है, और या फिर सीपीयू और रैम के दरमियान यहां पे लगा दी जाती है, उसको भी प्रोसेसर कैशे ही कहेंगे, लेकिन वो लेवल 2 प्रोसेसर कैशे हो। उसका काम ये वो रैम से तो बहुत फास्ट होती है, जेहन में रखना है, प्रोसेसर कैशे रैम से बहुत फास्ट होती है, लेकिन क्योंकि वो बहुत थोड़ी मिकदार में होती है। आमतौर पर अगर किसी कंप्यूटर में 4 GB रैम है तो कैशे मेमोरी 4 MB होगी, 8 GB रैम है तो तकरीबन 8 MB कैशे मेमोरी। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है, वो कोई मसला नहीं, लेकिन तकरीबन इतना 1000 गुना फर्क होगा। तो थोड़ी मिकदार में ये यूज की जाती है, और इसका बुनियादी मकसद क्या होता है कि रैम से जो इंस्ट्रक्शंस यहां आ रही हैं वो यहां आ गई, अब सीपीयू को वो तक पहुंच गई, सीपीयू ने प्रोसेस करके उसको वापस भेज दिया। लेकिन अगर वही इंस्ट्रक्शन अब दोबारा रिक्वायर होंगी तो वो इधर से ही आती जाएंगी, बार बार रैम से एक्सेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे वो मैंने उस बंदे की मिसाल दी थी कि एक बंदा है जो मेरा असिस्टेंट है, और वो क्या करता है, वो
ये काम करता है कि जब भी उसे डेटा चाहिए होता है तो सॉरी, जब भी मुझे फाइल चाहिए होती है तो वो फाइल मुझे ला के देता है दूसरे रूम से, उसमें टाइम लगता है। लेकिन वो फाइल जो कि फ्रीक्वेंटली मुझे ज़रूरत पड़ती है वो अपने पास ही एक छोटी सी उसके पास ट्रे है, वो उसमें रख लेता है। तो वो जो छोटी सी ट्रे है वो असल में क्या है, उसमें वो फाइल्स रखता है जिसकी मुझे बार बार ज़रूरत पड़ सकती है फ्रीक्वेंटली, या जिसकी अभी मुझे रिसेंटली जो मैंने फाइल मंगवाई थी मुझसे चेक करवाने के बाद फिर अपने पास रख लेता है। तो वो जो ट्रे है उसे हम कहेंगे कैशे मेमोरी। तो इसी तरह कंप्यूटर के सीपीयू के साथ भी इस तरह से कैशे मेमोरी लगा दी जाती है। अगर वो सीपीयू के अंदर हो या सीपीयू के बिल्कुल क्लोज हो तो उसे हम कहेंगे प्रोसेसर कैशे। ठीक है, उसके बाद है जी मेमोरी कैशे। मेमोरी कैशे इज लार्जर देन प्रोसेसर कैशे एंड रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ रैम एज कैशे वाइल्स्ट एप्लीकेशंस आर रनिंग। अगर हम अपनी रैम के ही किसी हिस्से को जो है वो रैम का एक हिस्सा है, लार्जर होगी तो प्रोसेसर कैशे से बड़ी, ठीक है, लेकिन वो एज एक कैशे के तौर पर यूज होगी जब कोई प्रोग्राम या उसके जो है इंस्ट्रक्शंस जो है वो रन हो रही होंगी। ये इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि रैम की ही ये समझो कि ये वाला हिस्सा जो है ना कैशे मेमोरी, सॉरी मेमोरी कैशे, क्या लिखा हुआ मेमोरी कैशे, ठीक है, इसको हम मेमोरी कैशे कह लेंगे रैम के इस हिस्से को। और यहाँ वो इंस्ट्रक्शंस रखेंगे वही जो सीपीयू से बार बार हमें जो है वो रिक्वेस्ट आ रही है जिसकी। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा कि अगर किसी कोई सीपीयू की जो इंस्ट्रक्शंस है कोई इधर पड़ी हुई है, 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 तो अगर एक ही प्लेस से बार बार एक्सेस हो रही है तो वो जरा कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्पीड में और फर्क पड़ जाएगा। ठीक है जी, तो ये ऐसी मेमोरी को कहेंगे मेमोरी कैशे। ये किस, अच्छा ये सीपीयू के अंदर होगी, ये रैम के अंदर होगी, ये डिस्क के अंदर होगी। अब इसी तरह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, हर हार्ड डिस्क में तो ये डिस्क कैशे नहीं होती, लेकिन आप समझ लो कि ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में एक स्पेशल एरिया है, यहाँ पे वो फाइल्स जो कि बार बार जिनको हम एक्सेस करते हैं, जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो उस पोर्शन में अगर रख दी जाए ताकि उसको एक्सेस करना ज़रा क्या हो जाए, ईजी हो जाए और क्विक हो जाए। ठीक है जी, डिस्क्राइब द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम स्टोरेज दैट इज यूज्ड फॉर कैशिंग। फॉर एग्जांपल, अ टिपिकल डिस्क कैशे फॉर 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव माइट बी 32 to 64 मेगाबाइट। बस इन तीनों का फर्क ये है कि अगर वो प्रोसेसर के अंदर वो मेमोरी हो उसे प्रोसेसर कैशे कहेंगे, अगर वो कंप्यूटर की रैम के अंदर वो कैशे हो तो उसे कहेंगे मेमोरी कैशे, अगर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर एक प्लेस हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्क कैशे कहेंगे। ठीक है जी, जी अरमगान, जी अरमगान, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछें। दुआ फातिमा जी, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं तो पूछें। सर ये डिस्क कैशे के आपने साइज बता दिया 32 to 64 MB जी, और रजिस्टर्स का भी, तो ये प्रोसेसर कैशे मेमोरी कैशे का भी बता दें इनका। वो भी तकरीबन कुछ वही जैसे 4 MB, 8 MB, 16 MB, बस इतना की हो। मतलब कैशे मेमोरी हमेशा स्मॉल अमाउंट में होती है। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने ये पूछना था, आपने बताया कि अगर रैम स्लो अभी जो आप पीछे बता के रहे हैं तो हम क्या करें कि मतलब स्पीड लेवल हो जाए मेंटेन, उसका दोबारा बता दें, आपकी आवाज बहुत कट रही है। यही बात है ना, यही बात है ना, मैंने यही बताया ना कि अगर आपकी रैम स्लो है तो आप रैम हाई स्पीड नहीं लगाएंगे बल्कि एक रैम से ज़्यादा हाई स्पीड कैशे मेमोरी लगा देंगे बिटवीन रैम एंड सीपीयू, जिसे हम प्रोसेसर कैशे बोलेंगे। रैम और सीपीयू के दरमियान लगा देंगे, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्रोसेसर कैशे उसे कहेंगे। वो क्या करेगी, वो ज़्यादा स्पीड से रैम से जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो ज़्यादा फास्ट स्पीड से सीपीयू तक भेज दी जाएंगी। ठीक है जी, और वो कैसे और फिर इसका एक और फायदा है कि जो रैम से डाटा आएगा, जो बार बार जिसकी सीपीयू को ज़रूरत पड़ रही है, वो रैम से
बार बार नहीं एक्सेस किया जाएगा, एक दफा रैम से आ गया कैशे मेमोरी में, अब कैशे मेमोरी से ही इसके पास जाता जाएगा। मैंने वो असिस्टेंट वाली मिसाल भी आपको समझाई, अगर आप उसको थोड़ा सा फोकस करें तो आप कैशिंग के कॉन्सेप्ट को बड़ा आसानी से समझ लेंगे। एहसन रियाज जी। सर डिस्क कैशे को मैन्युअली इंक्रीज भी कर सकते हैं ना हम? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं बिल्कुल मैनुअली इंक्रीज करना। हमारा जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर ना एक होता है रिसाइकल बिन, जिसमें हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो असल में उधर चले जाती है एक तरह से, तो उसके साइज को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि बस इतने साइज हो रिसाइकल बिन का। इसी तरह इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो फिजिकल जो है वो डिस्क कैशे ना हो। ये केस है, ये एक सिनारियो। इफ दैट इज नॉट अ फिजिकल डिस्क कैशे, अगर कोई फिजिकल चिप नहीं है तो फिर हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं थ्रू विंडोज या थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। उमैर जी, उमैर जी, उमैर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सर अगर हम कंप्यूटर को बाजार लेकर जाते हैं कि इसकी स्पीड स्लो है ये, तो वो एक और रैम बीच लगा देता है, रैम की मेमोरी इंक्रीज कर देता है, 8 GB लगा देता है, 10 GB लगा देता है। बिल्कुल। तो तब वो प्रोसेसर कैशे नहीं लगाते वो? हाँ, वो प्रोसेसर कैशे। अब पता क्या चीज़ है, अब कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के बहुत सारे वेज हैं। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर की स्पीड जो डिपेंड करती है वो जो आपका प्रोसेसर है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि प्रोसेसर की स्पीड क्या है, सीपीयू की यानी कि। ठीक है, अब ज़रा अगले लेवल पे जाएंगे। उससे अगला लेवल है कि कैशे मेमोरी कितनी है, उससे अगला लेवल, मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा अगर आप कंप्यूटर का प्रोसेसर ही चेंज करवा लें। ठीक है, दूसरा क्या है कि कैशे मेमोरी बढ़ा दें, उससे कम फिर फर्क पड़ेगा रैम बढ़ा दें, और उससे कम फर्क पड़ेगा कि अगर आप कंप्यूटर की डिस्क बढ़ा लें, हार्ड डिस्क जो है वो ज़रा बड़ी लगा लें, ताकि बहुत दफ़ा आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम चला रहे होते हैं तो डिस्क के कम होने की वजह से भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है जी, तो ये लेवल्स हैं। तो वो आमतौर पर क्योंकि रैम लगाना, रैम इतनी महंगी भी नहीं होती, सबसे उन्हें सूटेबल ऑप्शन लगता है जो कम कॉस्ट के अंदर, जिससे कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी ज़्यादा खर्च नहीं होगी। वो कहते हैं जी आप 1000 रुपया दें तो इसमें 2 GB रैम और लगा देते हैं, उससे आपकी स्पीड जो है वो कुछ बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ठीक। लेवल समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा CPU, फिर कैशे मेमोरी, फिर उससे कम रैम, उससे कम फिर डिस्क। चलो आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक आज का हम देखते हैं मदरबोर्ड। अच्छा नहीं, अभी इसके अंदर भी एक चीज रह गई थी, एक पॉइंट रह गया था, ब्राउजर कैशिंग। अच्छा, ब्राउजर कैशिंग क्या चीज है? occurs when web pages or components of a web page are temporarily saved in a memory for future reference। अक्सर आपने देखा होगा, आप अभी भी उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप किसी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर ओपन करें, ऐसी वेबसाइट जो पहले कभी ना ओपन की हो, तो जब पहली दफा उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगी। अच्छा, अब आप उस वेबसाइट को बंद कर दें, 5-10 मिनट बाद दोबारा उस वेबसाइट को ओपन करें तो वो जल्दी ओपन हो जाएगी। होगा क्या इसमें? रीजन क्या है कि जब पहली दफा आप किसी भी वेबसाइट को, वेब पेज को ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो पिक्चर्स, इमेजेस वगैरह कंप्यूटर के अंदर वो डाउनलोड हो रहे होते हैं, और एंड इट टेक्स टाइम। और कंप्यूटर का जो ब्राउजर है वो क्या करता है? ब्राउजर कैशिंग करता है। वो वेब पेजेस के अंदर वो पिक्चर्स, लोगो, देखे ना, वेबसाइट का लोगो तो चेंज नहीं ना होगा। आमतौर पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं वेबसाइट के अंदर जो चेंज नहीं होती, तो वो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास रख लेता है, उसकी पिक्चर। अब नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो उन फाइल्स को या पिक्चर्स को दोबारा डाउनलोड नहीं करता, वो पहले ही पड़ी हुई होती हैं उस वेब ब्राउजर के पास। तो इस तरह से हमें एक थोड़ा स्पीडी एक्सपीरियंस मिलता है। दिस स्पीड्स अप वेब ब्राउजिंग as browser program does not need to wait for the saved pages to re-download them from the internet। इस अमल को कहते हैं ब्राउजर कैशिंग। ब्राउजर कैशिंग इज अ प्रोसेस
और प्रोसेसर कैशे, मेमोरी कैशे, डिस्क कैशे, ये एक फिजिकल किसी चीज की बात हो रही है कि ये चीज जो है प्रोसेसर कैशे है, ये मेमोरी कैशे है, ये डिस्क कैशे है। और ब्राउजर कैशिंग जस्ट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो हमारे कंप्यूटर का जो ब्राउजर है, वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर कह लें, फायरफॉक्स कह लें, क्रोम कह लें, एप्पल सफारी कह लें, जो कि क्या करता है, टेम्परेरीली वेब पेजेस के कुछ कंपोनेंट्स को अपने पास क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो वेब पेज ओपन किया जाए तो उसकी वो बहुत सारे इमेजेस, पिक्चर्स और डेटा जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड ना करना पड़े, वहीं से वो हमें दिखा दे। और अगर कोई डेटा चेंज हुआ है वेबसाइट के अंदर, हाँ, उसको सिर्फ डाउनलोड करके हमें दिखा दे। क्लियर है जी? चलो लास्ट टॉपिक है जी मदरबोर्ड। बस मदरबोर्ड के बारे में इतना ही याद रखें कि मदरबोर्ड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के एक सर्किट बोर्ड है एक्चुअली, ये जो कि कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करवाता है। यानी कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस को, सीपीयू को, रैम को, सबको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी वायर्स भी लगी होती हैं जिसके जरिए से ये सारे कंपोनेंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। यानी मदरबोर्ड एक ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जिसके साथ हम कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर देंगे, और अगर हम उनको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो इसके जरिए से आपस में कम्युनिकेट करेंगे। सम कंपोनेंट्स सच एज सीपीयू एंड रैम आर प्लग डायरेक्टली इनटू द मदरबोर्ड। कुछ तो डायरेक्टली मदरबोर्ड के अंदर लगा देते हैं, उस पर सॉकेट्स बनी होती हैं, और कुछ को एंड कम्युनिकेट थ्रू बसेस इंटीग्रेटेड विद इन द मदरबोर्ड। उस मदरबोर्ड के अंदर जो वायर्स या बसेस लगी होती हैं उसके जरिए से वो कम्युनिकेट करते हैं। अदर कंपोनेंट्स सच एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेस द मदरबोर्ड थ्रू वेरियस इंटरफेसेस एंड कंट्रोलर। कुछ को लिए डायरेक्टली कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता, बल्कि मदरबोर्ड के साथ एक वायर लगाएंगे पहले, और फिर वो वायर जो है वो डिस्क के अंदर लगाएंगे तो वो डिस्क अटैच हो जाएगी। ठीक है जी? तो कुछ तो डायरेक्टली उसके सॉकेट्स बनी होती हैं, और कुछ जिनकी सॉकेट ना बनी हुई हो उसके लिए स्पेशल कोई इंटरफेस लगाया जाता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई नेटवर्क की वायर लगानी है तो उसके लिए पहले एक नेटवर्क कार्ड लगाया जाता है मदरबोर्ड में, और फिर उसमें वायर लगा दी जाती है। तो ऐसे कार्ड को या इस तरह की चीज़ों को कहते हैं इंटरफेसेस। तो ये डिफरेंट किस्म के इंटरफेसेस उसके साथ अटैच करके और डिवाइसेस भी लगा दी जाती हैं। चलो जी, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ अभी एंड जी, दरमियान में ही आज काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ। मोहम्मद अरमगान, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी, एनी अदर पर्सन? शाहजेब, जी शाहजेब। ये सिस्टम बस को एक लाइन में थोड़ा सा और कर दें। System bus are wires within the CPU which transfers data between different components of CPU, data and instructions. ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है। ओके, चलें जी, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।